हेलो दोस्तों। तो हम आपको आज अपना जो मेरा नोट्स है टेस्ट 2 का जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए, खासकर जो एसएससी जेई का जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहला देखिएगा, ये पॉइंट वाइज बना करके लिखे हैं, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करते थे क्वेश्चन, तो उसमें जो भी मेरा डाउट लग रहता था उसको हम लिख देते, और जो नोट्स में नहीं रहता था वो यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देते थे, ठीक है। तो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, कंटूर इंटरवल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है। 25 अपॉन नंबर ऑफ सेंटीमीटर इन पर किलोमीटर होता है, ठीक है। कंटूर इंटरवल हो गया, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट हो गया, और रेडियस ऑफ आर्क, ये 3 फार्मूला है। इससे न्यूमेरिकल बनता है, ज़्यादातर कंटूर इंटरवल निकालने के लिए बनता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट निकालने के लिए कंटूर इंटरवल अपॉन कंटूर ग्रेडियंट, ठीक है। रेडियस ऑफ आर्क निकालने के लिए हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट अपॉन स्केल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि बैक साइड इज ग्रेटर देन फोर साइड, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, राइज करेगा, ठीक है। एकदम यही क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे, जब टेस्ट बुक का क्वेश्चन लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा और आपको बहुत दिक्कत करता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बैक साइड इज ग्रेटर देन फोर साइड, यानी बैक साइड माइनस फोर साइड रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, तो राइज करेगा, ठीक है। और बैक साइड माइनस फोर साइड नेगेटिव रहेगा तो फॉल करेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का फॉर्मूला हम लोग तो जानवे करते हैं, पी अपॉन डब्लू होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन जी आर। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछता है कि रोड के लिए कितना लिया जाता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो, इसको इम्पैक्ट फैक्टर भी बोला जाता है। रोड के लिए कितना होता है और रेलवेज के लिए कितना होता है। रोड के लिए होता है 1/4 और रेलवे के लिए होता है 1/8। इसको 0.25 भी बोलते हैं, 1/4 को 0.125 भी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे है दो तरह, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मास्टिक असफाल्ट एंड बिटुमिनस फेल्ट के बारे में बोलता है। देखिए ये दोनों जो मटेरियल्स जो है वो इम्परवियस मटेरियल्स ही है, लेकिन ज़्यादा इम्परवियस कौन है, तो वो क्वेश्चंस यही ऑप्शन में ये दोनों रहेगा, मास्टिक असफाल्ट भी रहेगा और यहाँ पे बिटुमिनस फेल्ट भी रहेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा इम्परवियस होता है मास्टिक असफाल्ट, ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है मास्टिक असफाल्ट का, तो बिटुमिन्स बना होता है, सैंड रहेगा और फिलर मटेरियल्स रहेगा, ठीक है। मोर इम्परवियस होता है, ज़्यादा इम्परवियस होता है मास्टिक असफाल्ट, ठीक है। मास्टिक असफाल्ट इज ग्रेटर देन बिटुमिन्स फेल्ट, यानी होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ पे करेंगे, डैम प्रूफ में इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। इम्परवियस के लिए तो एब्सोल्युटली यूज करते ही हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो ऑप्शन में दोनों रहेगा, मास्टिक असफाल्ट भी रहेगा और बिटुमिनस फेल्ट भी रहेगा। तो आपको ध्यान देना है कि क्या टिक लगाना है, मास्टिक असफाल्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे है नेक्स्ट, पॉइंट देखते हैं, फ्रिक्शन स्ट्रेसेस और एक बर्पिंग स्ट्रेसेस होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन स्ट्रेसेस कब डेवलप होगा, ड्यू टू सीजनल वेरिएशंस होता है ना, जैसे ठंडी वाला मौसम आ गया, फिर गर्मी वाला मौसम आ गया, तो इस तरह के वेरिएशंस होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन स्ट्रेसेस डेवलप होगा, ठीक है। ये हम आपको पॉइंट वाइज बना के बता रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन यही आपको मिलेगा वहाँ पे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। तो ये वर्किंग स्ट्रेसेस नहीं है, ये वर्पिंग स्ट्रेसेस है, ठीक है। तो वर्पिंग स्ट्रेसेस जो मेरा होता है डेली टेम्परेचर वेरिएशंस होता है वहाँ पे डेवलप होता है। सीजनल वेरिएशन कहाँ पे होता है, फ्रिक्शन स्ट्रेसेस में सीजनल वेरिएशन, ठंडी वाला मौसम के बाद गर्मी वाला मौसम इस तरह से चेंजेज होता है, उसके बाद आता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे कि व्हीकल डैमेज फैक्टर कितना होगा जब इसका वैल्यू 0 से 150 होगा, 150 से 50,000 उससे ग्रेटर होगा तब। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1.7, 17, 39, 50, इस तरह से 17, 39, 50 याद रखिएगा, ठीक है। पॉइंट में वो ऐसे याद रखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। 17, 39, 50 हम तो ऐसे याद रखे हैं, 1.7, 3.9 और 5 होता है, ठीक है। प्लेन और रेलिंग के लिए होता है, और यहाँ पे हिली के लिए होता है 0.6, 1.7, 2.8। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 1.7 मतलब पूछा है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो 0 से लेकर के 150 तक रहेगा तो 1.7 होगा, और 150 से लेकर 1500 तो 3.9 होगा, और अगर 1500 से ज़्यादा है तो 5 होगा, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन कि पॉपुलेशन इक्विवेलेंट क्या होता है। देखिए पॉपुलेशन इक्विवेलेंट समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे एकदम इजी वे में हम आपको बताते हैं। देखिए नंबर ऑफ पर्सन प्रोड्यूस पीओडी, ठीक है। मान लिया जाए ना कि कोई गांव में मान ली 50 गो व्यक्ति रहता है, ठीक है। तो वो कितना नंबर ऑफ 50 व्यक्ति मिल करके, 50 पर्सन मिल करके कितना पीओडी जनरेट किया है, और एक इंडस्ट्री में कितना जनरेट हुआ था, उसको इसी दोनों को इक्विवेलेंट किया जाता है,
ठीक है, तो उसी को पॉपुलेशन इक्विवेलेंट कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था कि नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन का यूज डिकम्पोज्ड प्रोटीन इन वेस्ट वाटर। ठीक है, वेस्ट वाटर में जैसे रॉ वाटर होता है, एक वेस्ट वाटर होता है, तो वेस्ट वाटर में प्रोटीन को डिकम्पोज करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। ठीक है, एक चलते हैं। देखिए, ये रिसेंटली में नया नया क्वेश्चन मिला था हमको, इसलिए यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं कि COD अपॉन BOD का रेशियो अगर 2 से कम है, 2 से 4 है, 4 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे रेडियली बायोडिग्रेडेबल इफ्लुएंट होगा, मॉडरेटली होगा और हार्डली होगा। इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा। क्वेश्चन ये ज़्यादातर पूछा नहीं है, लेकिन मतलब एक बार पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इंसिरेशन मेथड क्या होता है। देखिए, यहाँ पे पॉइंट में कह रहा है कि इंसिरेशन मेथड नॉट यूज्ड इन इंडिया बिकॉज क्लार्फिक वैल्यू इज स्मॉल, सो वेस्टेज मॉइस्चर्स कंटेंट इज हाई। देखिए, इंसिरेशन मेथड का इंडिया में यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इंसिरेशन मेथड का यूज वहाँ पे किया जाएगा जहाँ पे वेस्टेज में क्लार्फिक वैल्यू बहुत ज़्यादा रहेगा। क्लार्फिक वैल्यू अगर ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो वेस्टेज है जल्दी जल जाएगा। ठीक है, तो इंडिया में जो भी वेस्टेज होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, इसीलिए इस मेथड का यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यही बोला है इंसिरेशन मेथड में कि इंसिरेशन मेथड का यूज इंडिया में नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? काहे कि यहाँ के जो वेस्टेज है उसमें हमको क्लार्फिक वैल्यू लो मिलता है और मॉइस्चर कंटेंट हाई देखने के लिए मिलता है, इसीलिए हम इस मेथड का यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूव द फास्फोरस फ्रॉम द सीवेज। सीवेज से अगर हम लोग फास्फोरस निकालना है तो वहाँ पे रिमूव करना है, तो कौन सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये ESC का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट, अलाउएबल रूली ग्रेडियंट। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि अलाउएबल रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशंस। ठीक है, इसके लिए रेलवे इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए, नैरोज गेज के लिए अलग अलग प्रोविजन है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो ग्रेड कंपनसेशंस फॉर ब्रॉड गेज कितना होता है? 0.04% होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है ग्रेड कंपनसेशन फॉर मीटर गेज 0.03% होता है, और ग्रेड कंपनसेशन फॉर नैरो गेज 0.02% होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा और इसी को पर डिग्री ऑफ कर्व में भी पूछ सकता है, तो 70/R हो जाएगा। ठीक है, इससे फिर 52.5/R हो जाएगा, इसका 35 यहाँ पे देखिए, कि 4% वाला में 0.04% वाला में 70/R है, और 0.03% वाला में कितना है? 52.5/R है, और 0.02 देखिए 4 का आधा 2 है, तो यहाँ पे 70 का आधा 35 है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे बाउंड्री लेयर थ्योरी से क्वेश्चन बहुत बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि रफनेस ऑफ प्लेट इंक्रीज देन डिक्रीज लेमिनार रीजन। ठीक है, रफनेस प्लेट का इंक्रीज करेगा तो वहाँ पे इसका लेमिनार रीजन है जो डिक्रीज होगा। ठीक है, किस किस बात पर डिपेंड करता है कि बाउंड्री लेयर का हाइट ज़्यादा होगा कि कम होगा, किस किस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखिएगा, अगर वेलोसिटी मेरा बहुत ज़्यादा है, वाटर का वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ पे बाउंड्री लेयर का जो हाइट है वो कम जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा शो कर रहा है उसका बाउंड्री लेयर थिकनेस का। ठीक है, वेलोसिटी बड़ा रहेगा तो ये बाउंड्री लेयर जो लेयर का थिकनेस है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। विस्कोसिटी पर भी डिपेंड करता है, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो बाउंड्री लेयर थिकनेस ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा को बाउंड्री लेयर थिकनेस बोला, BLT। ठीक है, बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज करेगा तो देखिए प्रेशर ग्रेडियंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा विथ बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, बट लेंथ बढ़ने पर लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, मतलब सिंपल यहाँ पे ये समझना है ना कि जैसे जैसे बाउंड्री लेयर थिकनेस में प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा विथ बाउंड्री लेयर थिकनेस। ठीक है, लास्ट में इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकालने के लिए एक फार्मूला है, इससे क्वेश्चन बना है ESC में भी इससे क्वेश्चन बना है। ठीक है, JEE में अभी तक नहीं बन पाया है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है G, इफेक्टिव ग्रीन टाइम का फार्मूला होता है G+A माइनस होता है टाइम स्टार्टिंग लॉसेस प्लस टाइम इन क्लियरेंस लॉसेस। ठीक है,
यहाँ पे जी का वैल्यू एक्चुअल ग्रीन टाइम है जी, जिसको एक्चुअल ग्रीन टाइम जी को बोलते हैं। ये हो गया आम्बर टाइम, येलो टाइम। जिसमें गाड़ी जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद ले जाना स्टार्ट करते हैं तो उसी को येलो टाइम बोला जाता है। स्टार्टिंग लॉसेस, जैसे में गाड़ी स्टार्ट कर दी है तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद थोड़ी ना तुरंत चलना पड़ता है, थोड़ा देर ही रुकते हैं उसके बाद चलते हैं, तो वो स्टार्टिंग लॉसेस हो गया। क्लियरेंस लॉसेस हो गया, जैसे में कहीं पे जैसे में रुकते हैं हम लोग तो आगे भीड़ उड़ रहता है तो थोड़ा सा रुक कर चलते हैं, क्लियरेंस लॉसेस उसी को बोला जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग लॉसेस हो गया, क्लियरेंस लॉसेस हो गया, एम्बर टाइम हो गया, येलो टाइम उसको बोलते हैं, एक्चुअल एक्चुअल ग्रीन टाइम, यानी जी निकालने के लिए फार्मूला बोलेगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।